हाँ जी, नमस्कार। जसवंत सिंह भारती ईसार से कृष्णा क्लासेस का जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, एक बार फिर हम लोग एक कोशिश लेके आए हैं जो कि एस्टेट लेवल 3 और 2 के बारे में हम लोग आज से शुरुआत करने जा रहे हैं। तो साथियों, और उसी तरीके से हम लोग लेवल 3 और लेवल 2 का जो बैच है कृष्णा क्लासेस ने स्टेट लेवल पे अनाउंस किया है, उसके अंदर हम लोग अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले जो हमारे साथी सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट पास करके गए हैं, उन सबको शुभकामनाएं देंगे उनकी कामयाबी के लिए। और उसी प्रकार फिर वहीं से जहां से ये क्लास सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट की ख़त्म हुई थी, वहीं से एस्टेट लेवल 3 और 2 के लिए मैं जसवंत सिंह भारती आपसे जुड़ा हूँ। आपके या नए पुराने जितने भी साथी हैं जिन्होंने लेवल 3 और लेवल 2 का फाइन आर्ट का एस्टेट पास करना हो, वो सभी साथी कृष्णा क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जुड़ जाएं। और उसी तरीके से जिस प्रकार से हमने सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट की शुरुआत करी थी, उसी तरीके से नानक नाम जहाज है चढ़े सो उतरे पार, ये दोबारा फिर वो बैच स्टार्ट होने जा रहा है। इसके अंतर्गत हम लोग सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट को माइंड में रखते हुए एस्टेट लेवल 3 और 2 का एस्टेट मिलकर उसको फाइट करेंगे और पास करेंगे। जो कैंडिडेट इंटरेस्टेड हों वो हमारे साथ जुड़ें, और जो हमारे साथी सक्सेस हो चुके हैं उनको दिल से हार्दिक बधाई। और उनको यही कहना चाहेंगे क्योंकि आने वाले 14 या 15 नवंबर को जो उनका इंटरव्यू और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, उसके लिए कृष्णा क्लासेस का जो परिवार है उसकी तरफ से शुभकामनाएं। और हम कृष्णा क्लासेस का परिवार और मैं जसवंत सिंह भारती ऐसी कामना करते हैं कि ये परिवार जैसे जुलाई 2023 में बना था वो यथावत आगे भी रहेगा। और मैं उन लोगों के लिए एक बात यही कहूँगा, उन लोगों के लिए भी एक ये लाइन है, और जो लोग हमारे नए जुड़ेंगे और मैं हूँ उनके लिए है। तो उनके लिए तो यही है कि जब हम लोग जुड़े थे जुलाई 2023 के अंदर, तो उस वक्त हमने ये कहा था कि गुरु नानक की जो तकड़ी है वो 13-13 तोले की, और नानक नाम जहाज है चढ़े सो उतरे पार। तो हमारे मोस्टली साथी लगभग 50 कैंडिडेट कृष्णा क्लासेस के हमारे साथ जुड़े थे। ऑलमोस्ट 44 से 45 कैंडिडेट जो हैं वो सक्सेस हो चुके हैं। बाकी जो साथी हैं वो हमारे साथ हैं, उनके लिए भी कोशिश जारी रहेगी। तो मैं उनके लिए यही कहूँगा कि उस दिन तो जो हमारी शुरुआत हुई थी वो तो आपको पता है, लेकिन उस दिन एक बात रह गई थी, वो मैं आज आप लोगों से कहना चाहता हूँ। चांद की चाह में निकले हैं और चूक भी गए तो सितारों के बीच होंगे। जो हमारे साथी सक्सेस हो चुके हैं वो अब चांद पे हैं, वो चांद बन गए हैं, लेकिन हमारे जैसे और मेरे जैसे जो साथी रह गए वो अब भी सितारों के बीच हैं। दोबारा मैं इसको रिपीट करूंगा, ये बात हमने उस दिन भी बोलनी थी, चलो कोई बात नहीं, आज बोल रहे हैं। जो हमारे साथी सक्सेस हो चुके हैं उनके लिए क्या कहना है, चांद की चाह में निकले हैं, गर चूक भी गए तो सितारों के बीच होंगे। तो साथियों, मैं आप सब के बीच में खड़ा हूं, और आप सब जो नए साथी अब एस्टेट लेवल 3 और 2 के लिए फाइन आर्ट का जो बैच है कृष्णा क्लासेस हिसार का, उसके लिए जुड़ेंगे और उसी तरीके से लड़ाई लड़ेंगे। तो साथियों, आपके लिए कृष्णा क्लासेस जो हिसार से है स्टेट लेवल का जो फाइन आर्ट का बैच है वो स्टार्ट हो चुका है। मैं आपको एक बार दोबारा बता दूं, लेवल 3 का जो एस्टेट होगा वो हम सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट के अकॉर्डिंग उसको तैयार करते हुए क्लियर करेंगे, और इतनी मेहनत करेंगे कि आप जब जुड़ोगे तो आपको पता चल जाएगा। यही बात मैंने उस दिन कही थी, यही बात मैं आज कह रहा हूँ। हमारे साथी जो HPSC के दरवाजे पर बैठे हैं उन सबको हमारे कृष्णा क्लासेस परिवार और मेरी तरफ से शुभकामनाएं, धन्यवाद। तो शुरुआत करते हैं उन्हीं की प्रेरणा लेते हुए जो हमारे चांद हैं और हम सितारे हैं, साथ ये यूं बना रहेगा। तो साथियों, लेवल 3 और 2 का एस्टेट का बैच जो है हम लोग आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। हाँ जी, तो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि भिवानी बोर्ड ने जो अब की बार कुछ सिलेबस के कुछ टॉपिक्स दिए हैं वो मैंने सारे देख लिए हैं, उसके अंदर क्या है, उसके अलावा हमने क्या करना है, और सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट के अंदर क्या था
और इसके अंदर हमने क्या चीज़ ऐड करनी है, क्या निकालनी है। तो आपको पता है कि ये तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट जितना ये हार्ड नहीं है। तो मेरे हिसाब से आपको बिल्कुल भी मतलब तकलीफ नहीं होएगी जिस हिसाब से हम लोग तैयारी करते हैं। कैसे तैयारी करते हैं, जो हमारे पुराने साथी हैं वो आपको बता देंगे, और कितनी मेहनत हम लोग करते हैं और कितनी मेहनत उन लोगों ने करी जब हम लोग सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट के प्रति बिल्कुल अनभिज्ञ थे। हमें सिलेबस का, टॉपिक का कुछ भी पता नहीं था। डर इतना था कि आप सोच नहीं सकते। केवल 20, 22, 25 दिनों के अंदर हमने मिलजुल के सिलेबस कवर किया। बहुत से साथी थे, उन्होंने हमें मतलब जो भी स्टडी मटेरियल है, नोट्स वगैरह दिए, और मैंने पूरी शिद्दत से उसको एक्सप्लेन किया। तो अब तो एस्टेट लेवल 3 और 2 तो हमारा आगे कुछ है ही नहीं। तो साथियों उसी तरीके से हम लोग स्टार्ट करेंगे। सिलेबस मैंने देख लिया है। भारतीय कला, तो भारतीय कला के अंतर्गत जो हम लोग मेन जो टॉपिक है वो सिंधु घाटी सभ्यता से स्टार्ट करने वाले हैं। सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित आप पुराने कोई भी पेपर उठा के देख लो फाइन आर्ट के, आपको 2 से 3 क्वेश्चन मिलेंगे। तो उसको हम लोग उसी तरीके से डिटेल में पढ़ेंगे स्टोरी के रूप में। तो स्टार्ट करने जा रहे हैं भारतीय कला, और भारतीय कला के अंतर्गत सिंधु घाटी सभ्यता, और सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख नगर स्थल, उनकी खोज, किस किस नदी किनारे वो मिले, उनके साक्ष्य। तो बाकी आपको बताने की जरूरत नहीं है, वो नई एक बुलेटिन आ गई है, उसको आप डाउनलोड कर लो। आपसे यदि ना हो पाए तो वो ग्रुप में डाउनलोड कर दी जाएगी, आपको मिल जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, भारतीय कला। तो यदि कि एक नॉर्मल क्वेश्चन बनता है कि भारतीय कला और पश्चिमी कला के अंतर कौन सी दोनों में से सर्वाधिक प्राचीन है, तो यदि हम लोग पश्चिमी कला की बात करेंगे तो वो लगभग 7000 वर्ष पुरानी है, और भारतीय कला की यदि हम लोग बात करेंगे तो वो 5000 वर्ष पुरानी है। उसका रेडियो कार्बन 14 के अनुसार हमने पूरा डिफाइन किया हुआ है। पुराने साथियों को तो किया हुआ है, जो नए साथी हैं उनको एक बार दोबारा कर देते हैं। तो कुछ इसके अंदर और ऐड किया गया है, उसी अकॉर्डिंग हम लोग पढ़ेंगे। हाँ जी, स्टार्ट करते हैं। कृष्णा क्लासेज, जसवंत सिंह भारती, हिसार। तो ये देखिए आप, भारतीय कला काल इतिहास, इंडियन आर्ट और हिस्ट्री। जैसे कि मैंने आपको बताया, भारतीय कला काल के अंतर्गत हम नवपाषाण काल की समाप्ति 3000 ईसा पूर्व मानते हैं। यहीं से सभ्यता की शुरुआत मानी जाएगी, और लगभग सिंधु घाटी की सभ्यता का अनुमानित कालक्रम 3000 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व भी रख सकते हैं। परंतु कार्बन 14 के आधार पर 2350 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व यदि पाश्चात्य काल कला इतिहास की बात करते हैं तो वहाँ मेसोपोटामिया की सभ्यता 5000 वर्ष ईसा पूर्व की है। उस हिसाब से पश्चिमी कला 7000 वर्ष पुरानी है, क्योंकि वर्तमान में 20वीं या 21वीं सदी चल रही है। इसी प्रकार भारतीय कला इतिहास 5000 वर्ष पुरानी है। ये मैंने आपको बात बता दी। यदि जनरली क्वेश्चन आ जाए भी दोनों में से क्या है, तो भारतीय कला का जो इतिहास है वो 5000 वर्ष पुराना है, और पश्चिमी कला का जो इतिहास है वो 7000 वर्ष पूर्व है। तो इसमें से मेरे ख्याल से 1 या 2 क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव के बनते हैं। जनरल सी एक रीडिंग है, 5 सेकंड का आपको इसमें टाइम लगेगा। अब हम लोग टॉपिक वाइज सिंधु घाटी सभ्यता का अध्ययन करेंगे। हाँ जी, ये देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता लार्जेस्ट। सिंधु घाटी सभ्यता कह लो या इसको आप हड़प्पा सभ्यता कह लो, विश्व की सबसे लार्जेस्ट, विश्व की सबसे बड़ी सभ्यता है ये सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता। एक एक चीज को डिफाइन किया जाएगा। लॉन्गेस्ट की यदि हम लोग बात करेंगे तो फिर वो मेसोपोटामिया आ जाएगी। लार्जेस्ट की यदि हम लोग बात करेंगे तो सिंधु घाटी सभ्यता आएगी विश्व की। हाँ जी, सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता भारत एवं पाकिस्तान की संयुक्त है, क्योंकि भारत एवं पाकिस्तान की संयुक्त है। जब मतलब आज़ादी से पहले की बात करें तो फिर सारा का सारा पाकिस्तान भी भारत ही था, तो उसी हिसाब से इसको भारत एवं पाकिस्तान की संयुक्त सभ्यता मानते हैं। हाँ जी, जिसका उत्खनन, ये क्वेश्चन लास्ट बार एग्जाम में आया हुआ है, ये वाला क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ है पिछली बार। ये देखो,
जो हम लोग डिस्कस यहाँ पे करेंगे, जो आपके 60 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप आने वाले हैं, आपके क्वेश्चन पेपर के अंदर 50+ क्वेश्चन एज इट इज लिखे आएंगे। बस केवल आपका काम इतना है, इसकी रीडिंग लगा लेना, इसको समझ लेना, याद कर लेना, बस। बाकी काम आपको ज़्यादा जोर नहीं आएगा, बाकी काम आपके लिए हम करेंगे, पहले भी किया था और आगे भी करेंगे। हाँ जी, तो सिंधु घाटी सभ्यता जिसका जो उत्खनन है 1921-22 में दयाराम साहनी, हड़प्पा टीला क्षेत्र भी कह सकते हो, ने किया। इसी कारण इसे हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। सिंधु सभ्यता के बारे में सबसे पहले 1826 में चार्ल्स मैसन भी लिखा हुआ है, कई कई जगह मेनन भी लिखा हुआ है, परंतु वर्णन नहीं किया। वर्णन किसने किया? 1878 में कनिंगम ने इस टीले का वर्णन किया था। तो ये देखो यहाँ पे 3-4 जो आपके क्वेश्चन बनते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता जिसका उत्खनन 1921 या 22 में किसने किया? दयाराम साहनी ने, जिसको आप हड़प्पा टीला क्षेत्र कह सकते हैं, और इसी कारण इसे हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। भी हड़प्पा टीला की जो खुदाई हुई, इसी कारण इसको हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। सिंधु सभ्यता के बारे में सबसे पहले 1826 में किसने? चार्ल्स मैसन या चार्ल्स मेनन ने बताया था, परंतु वर्णन नहीं किया। वर्णन किसने किया? 1878 में कनिंगम ने किया। हाँ जी, अब हम लोग थोड़ी सा और इसको समझने की कोशिश करते हैं कि आपका जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आए उसको करने में आपको नैनो सेकंड लगे। इस प्रकार नामकरण गुण के आधार पर या स्थिति के आधार पर होता है। भौगोलिक दृष्टि से सिंधु नदी, जो कि वर्तमान में पाकिस्तान में बहती है, परंतु प्राचीन समय में यह भारत की नदी थी। इस प्रकार सिंधु नदी की 4 सहायक नदियां हैं, चिनाब, झेलम, सतलज और रावी। इस प्रकार सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता सिंधु नदी के किनारे आसपास के क्षेत्र में पनपी, विकसित हुई। इसी कारण इस सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहते हैं, ये इसका उत्तर है। हाँ जी, अब आ जाइए आप और थोड़ा सा और इसके अंदर का ध्यान से। सिंधु घाटी सभ्यता में नगरों के प्रमाण मिले हैं, इसी कारण इसे नगरीय सभ्यता कहते हैं। भी नगरों के प्रमाण मिले हैं, इसी कारण इसको नगरीय सभ्यता कहते हैं। नगरीय सभ्यता आपको पता ही है, क्योंकि आज से 5-5.5 हजार वर्ष पूर्व वो लोग कितने विकसित थे, कितने हमसे आगे थे। तो ये तो हम लोग बाद में जब डिटेल पढ़ेंगे तो आपको करवाएंगे। कांस्य के प्रमाण मिलने के कारण, कांस्य के प्रमाण मिलने के कारण, कांस्य के प्रमाण मिलने के कारण कांस्य युगीन सभ्यता कहते हैं। सबसे पहले पक्की ईंटों का प्रयोग करने के कारण प्रथम पक्की ईंटों की सभ्यता विश्व के अंदर इसे कहते हैं। और विश्व की अन्य सभी सभ्यताओं से पहले पकी हुई ईंटों के अवशेष, पकाई गई ईंटों के अवशेष, साक्ष्य सबसे पहले प्रमाणित हुए। इसी कारण ये क्या कहलाती है? नगरीय सभ्यता कह लो, या पक्की ईंटों की सभ्यता कह लो, या नक्काशी की ईंटों की सभ्यता कह लो, जो आपको ठीक लगे, आपको समझ में आ जाए। सिंधु सभ्यता के प्रमाणित नगर कितने हैं? 6। ये क्वेश्चन भी पेपर में आ जाता है, भी कितने प्रमाणित नगर हैं? वो हैं 6। सिंधु सभ्यता के किनारे आकार, क्षेत्र चेंज होते रहते हैं। सिंधु सभ्यता का जो आकार है, क्षेत्र है, किनारे हैं, क्योंकि देश, प्रदेश, राज्य नए बनते रहते हैं, उस हिसाब से वो चेंज होते रहते हैं। इसी कारण प्रारंभ में इसके कुल नगर 1200 बताए गए। प्रारंभ में कितने बताए गए? 1200 बताए गए थे, लेकिन अब वर्तमान में कितने हैं? वर्तमान में इसके हैं 2000 से भी ऊपर इसके नगर हैं। तो अब इस जो टॉपिक हमने डिस्कस किया है, इससे आपके एक लाइन के जो क्वेश्चन बनते हैं वो कितने हैं? प्रमाणित नगर कितने हैं? 6, और वर्तमान में 2000 से भी ऊपर हैं। पक्की ईंटों की सभ्यता है, ये सब सारा डिटेल है, एक बार आपने रीडिंग लगानी है, क्लियर हो जाएगा। हाँ जी, हम लोग अब देखो, ये है महत्वपूर्ण तथ्य जो आपके लेवल 3 और लेवल 2 में जो क्वेश्चन आने हैं वो यहाँ से उठाएगा वो। तो इसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ये बिल्कुल सारा कुछ आपकी सहूलियत के लिए बनाया गया है। ये लो, महत्वपूर्ण तथ्य है, तो इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। महत्वपूर्ण तथ्य वो कौन कौन से हैं? हाँ जी, हड़प्पा सभ्यता महत्वपूर्ण तथ्य है।
सिंधु या हड़प्पा सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक तथा दाईं से और बाईं ओर है। सिंधु घाटी सभ्यता की यदि लिपि की बात हम लोग करें तो वो कौन सी है? भाव चित्रात्मक, दाईं से बाईं ओर। हड़प्पा नामक स्थान की खोज सर्वप्रथम कौन सी नदी के किनारे? रावी नदी के तट पर। यह भी आपका एक क्वेश्चन बनता है। हड़प्पा नामक जो स्थान है सिंधु घाटी सभ्यता का, उसकी नदी कौन सी है? वो रावी है। हड़प्पा सभ्यता को प्राक ऐतिहासिक, परो हिस्टोरिक अथवा कांस्य युग या कांस्य युगीन या ब्रोंज एज में रखा गया है। मतलब आप यूं कह लो भी हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। यह नगरीय सभ्यता है, ये आपको पहले ही बता दी। प्राप्त कुल स्थलों उत्खनों में 6 बड़े नगरों का महत्व अत्यधिक है, ये भी हमने डिस्कस कर लिया। कौन कौन से हैं? मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, धोलावीरा, राखीगढ़ी, कालीबंगा, लोथल। ये इस प्रकार से आगे इनकी डिटेल है। पहली बार हड़प्पा सभ्यता स्थल की खोज दयाराम साहनी ने 1921 में की। ये बात दोबारा आ गई, दोबारा इसलिए आ गई क्योंकि इंपॉर्टेंट है। लास्ट ईयर आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हुआ है। हाँ जी, अब जो यहाँ से इंपॉर्टेंट साक्ष्य जो और प्राप्त हुए हैं वो तथ्य थे, ये साक्ष्य हैं। कौन कौन से साक्ष्य यहाँ से मिले हैं? स्वास्तिक चिन्ह, यदि आपसे पूछ ले भी ये स्थल हैं और इनमें से किस में स्वास्तिक चिन्ह मिला है, तो यहाँ पे मिला है। स्वास्तिक चिन्ह के बारे में आपको पता ही है, 2009 से 13 के बीच में कोई खुदाई या खोज हुई थी, उसके बीच में ये मिला है। ये जो डेटा है, ये जो कलेक्शन है, ये जो कंटेंट है, जो हमारी एकेडमी की टीम है या मैं हूँ, ये जो हमारी यूं समझ लेना आप सिविल सेवा की जो किताबें हैं वहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उठा के आपके लिए ये तैयार किया गया है। हाँ जी, दूसरा जो साक्ष्य है वो काजल है, तीसरा बैलगाड़ी और चौथा शिवलिंग। इसके अलावा भी बहुत होंगे लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। हाँ जी, 5 नंबर पे R37 कब्रिस्तान या विदेशी कब्र, एक सींग वाला गेंडा जो कि एक मोहर मिली है उसके ऊपर उसका चित्र अंकित है। सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख मुख्य सर्वाधिक महत्वपूर्ण नगर 2 हैं। यदि सर्वाधिक महत्वपूर्ण नगरों की बात आ जाए तो वो कितने हैं? वो 2 हैं। कौन कौन से? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, जो कि दोनों के दोनों कहाँ पे हैं? पाकिस्तान में। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो कहाँ पे हैं? दोनों पाकिस्तान में। हाँ जी, अब हम लोग वो इससे पहले हमने डिस्कस करी थी हड़प्पा की, अब हम लोग बात करेंगे मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो भी बोलते हैं, इस तरीके की एक मूवी भी बनी हुई है। ज़्यादा हमने इसमें डिटेल में जाना नहीं है। ऊंचाई पे कौन सा टिल्ला था, निचाई पे कौन सा था, वो छोड़ दो, वो सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट की बात है, लेकिन आपका काम इसी से चल जाएगा। मोहनजोदड़ो जिसको मृतकों का टिल्ला भी कहते हैं, और वो कहाँ है? सिंधु नदी के किनारे। और सर्वाधिक बड़ा, जो जितने भी सिंधु घाटी सभ्यता के मिले हैं, सर्वाधिक बड़ा और सबसे प्राचीन सिंध का बाग, जो कि पाकिस्तान में इसको सिंध का बाग भी कहते हैं। खोज इसकी किसने की है? राखलदास बनर्जी द्वारा 1922 में की गई है। राखलदास बनर्जी द्वारा की गई है। ये देखो, पिछली बार 1921 आया हुआ था दयाराम साहनी का, तो ये अब की बार इंपॉर्टेंट है। राखलदास बनर्जी 1922 इसकी मोहनजोदड़ो, मृतकों का टीला, सिंधु घाटी नदी के किनारे। देखो, ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, इसके अंदर आपको 1 2 3 क्वेश्चन इस तरीके के मिल सकते हैं भी सबसे बड़ा वो भी बताया गया है, सबसे बड़ा वो भी बताया गया है। इन बातों को लेकर दिमाग में टेंशन पालने की जरूरत नहीं है। जो बिल्कुल ऑथेंटिक होगा वो आपके एग्जाम में आएगा। यदि मान लो फिर भी कोई दिक्कत आती है तो फिर ऑब्जेक्शन लगते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। मतलब किसी भी बात को लेके अपना दिमाग खराब 1% भी नहीं करना है। हाँ जी, महत्वपूर्ण तथ्य। अब देखो इसके महत्वपूर्ण साक्ष्य कौन कौन से हैं? मृतकों का टीला सिंध का नखलिस्तान भी कहलाता है। मृतकों का टीला जिसको सिंध का नखलिस्तान भी कहते हैं। बांसुरी, बंसी का मतलब बांसुरी है। कांसे की नाचती हुई लड़की, जिसको आप इंग्लिश में डांसिंग गर्ल या नर्तकी कह सकते हैं। हाँ जी, जो कि 12 सेंटीमीटर की है। मतलब यूं कह रहे हैं जी, मोहनजोदड़ो जो मृतकों का टीला सिंधु की नदी के किनारे मिला है, जो हड़प्पा का एक स्थल है, उससे जो साक्ष्य मिले हैं उसके अंदर है। अब वो क्वेश्चन किस तरीके से बनाएगा आपका, आप देख सकते, आपसे पूछेगा भी ये जो
डांसिंग गर्ल है ये कौन से वहां से मिली है स्थल से, तो उसका उत्तर होगा मोहनजोदड़ो, या कैसे भी वो घुमा के क्वेश्चन बनाएगा, आपने इसकी रीडिंग लगानी है, लेकिन वो क्वेश्चन बनाने का काम उसका है और उत्तर देने का काम हमारा है। हाँ जी, तो वो जो डांसिंग गर्ल है वो है 12 सेंटीमीटर। नंबर 4 पे विशाल स्नानागार, विशाल सभागार, विशाल अन्नागार, सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ी जो इमारत है वो कौन सी है? अन्नागार, अन्न 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 के भंडार। अब आप देख लो भी कितनी विकसित थी वो सभ्यता, सर्वाधिक बड़ी जो इमारत मिली है वो उनका अन्न भंडार मिला है, विशाल अन्नागार, मोहनजोदड़ो से। सेलखड़ी की मोहरें, और 8 नंबर पे है योगी का सिर और कुआं और पशुपतिनाथ की मूर्ति। हाँ जी, अब हम लोग बात करेंगे कालीबंगा। पंजाबी में यदि हम लोग बात करें, कालीबंगा का मतलब है चूड़ी, चूड़ी से थोड़ी सी बड़ी मोटाई वाली चूड़ी पंजाबी उन्होंने की कहते हैं बंगा, तो बंगा है ये काली बंगा और पीली बंगा। वहां पे पीली बंगा भी है और काली बंगा भी है। काली बंगा का जो क्वेश्चन की यदि हम लोग बात करें, राजस्थान की जो सिविल सेवा की परीक्षा होती है या जो हमारी भारतीय सिविल सेवा परीक्षा होती है उसके अंदर भी काली बंगा से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हमारा जो चैप्टर है भारतीय कला, तो ये भारतीय इंडिया लेवल पे हो गया, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट बनता है, इसलिए आपको डिस्कस करवा रहे हैं। तो कालीबंगा के बारे में हम लोग बात करते हैं। कालीबंगा जो सिंधु घाटी हड़प्पा सभ्यता का जो स्थल है वो कहाँ पे है? इसका हनुमानगढ़ जिला है। कई किताबों में आपको गंगानगर मिलेगा, लेकिन गंगानगर से कट के हनुमानगढ़ जिला 1995 के अंदर बन गया था, उसके बाद से ये हनुमानगढ़ है। स्टेट आपको पता है राजस्थान है। नदी की यदि आप बात करोगे तो वो घग्गर भी है और सरस्वती भी है। यदि हमसे पूछोगे आप तो कौन सी है, तो वो घग्गर है, लेकिन किताबों में सरस्वती भी है, क्योंकि घग्गर नदी है, वो घग्गर नदी के किनारे है ये कालीबंगा। इसकी खोज की यदि बात करेंगे तो ये फिर वही है जो सिंधु घाटी सभ्यता की जो टाइम है उसके अकॉर्डिंग उसका आ जाएगा। खोज करी किसने है? खोज A.K. घोष 1952-53 में 1952-53 में A.K. घोष द्वारा सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल जिसका नाम कालीबंगा, जो कि हनुमानगढ़ राजस्थान का जो स्टेट है उसका एक जिला है, और नदी कौन सी है? घग्गर। और आजादी के बाद खोजा गया पहला स्थल है, आजादी के बाद खोजा गया पहला स्थल ये है, जो मतलब भारत देश आजाद होने के बाद जो खुदाई हुई पहला ये खोदा गया। हाँ जी, इसे हड़प्पा सभ्यता की तीसरी राजधानी भी कहा जाता है, जो किसने कहा है? दशरथ शर्मा द्वारा बताया गया है। कालीबंगा को हड़प्पा सभ्यता की तीसरी राजधानी किसके द्वारा बताया गया है? दशरथ शर्मा द्वारा बताया गया है। हाँ जी, अब हम लोग बात करेंगे इसके जो महत्वपूर्ण साक्ष्य हैं। काली चूड़ी, काली चूड़ियों के अवशेष मिले हैं कहां से? कालीबंगा से। 7 हवन कुंड, इसको आप अग्निकुंड भी कह सकते हैं, 7 हवन कुंड या अग्निकुंड। 3 नक्काशीदार पक्की ईंटें। देखो यदि पक्की ईंटों की बात आएगी तो कालीबंगा का नाम आएगा इसके अंदर। दूसरा यदि बात आएगा तो हरियाणा के अंदर एक सभ्यता है उसका नाम आएगा। तो जुते हुए खेत के साक्ष्य यदि बात की जाएगी तो 2 फसलें वो इकट्ठी, और वो भी कौन सी? सरसों और चना, और घोड़े के अस्थि पंजर, कपास की खेती सर्वप्रथम कहां से मिली? कालीबंगा से। और ईंटों के भट्टे कहां से मिले? कालीबंगा से। अब भी यदि आप लोग कभी मौका मिले, कालीबंगा जो ये कस्बा है पीलीबंगा, जब हम लोग हनुमानगढ़ से सूरतगढ़ बीकानेर जाएंगे तो पीलीबंगा आएगा, पीलीबंगा से ही लेफ्ट हैंड साइड को कालीबंगा जो कस्बा है वहाँ पे जाने के लिए एक सड़क है, और वहाँ पे एक म्यूजियम बना हुआ है, वहाँ पे ये सारी की सारी चीज़ें रखी हुई हैं। और अब भी कालीबंगा का जो क्षेत्र है वहाँ पर बड़े बड़े ईंटों के भट्टे बने हुए हैं, और ये एक यूं समझ लो अंतरराष्ट्रीय स्थल है सिंधु घाटी सभ्यता का। हाँ जी, अब देखो कालीबंगा के बारे में और लिखा हुआ है, इंपॉर्टेंट है, थोड़ा और डिटेल में कर रहे हैं। कालीबंगा का पुनः जो उत्खनन हुआ है वो कब हुआ है? 1961 से लेके 69 के बीच में हुआ है। किसने किया है? बीबी लाल एवं बीके
थापर द्वारा प्राप्त साक्ष्य कौन से मिले हैं? लकड़ी की नाली मिली है, क्योंकि आपको पता है सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता का जो ड्रेनेज सिस्टम था वो विश्व में अब तक नंबर 1 माना जाता है। आज की जो सभ्यता है वो भी इनकी ड्रेनेज सिस्टम से पानी की निकासी की बराबरी नहीं कर सकती। आज भी बारिश के अंदर घरों में पानी घुस जाता है, लेकिन उस वक्त नहीं घुसता था। तो कालीबंगा की जो सभ्यता है वहां से लकड़ी की नाली के साक्ष्य मिले हैं। कच्ची ईंटों का मकान, कच्ची ईंटों का मकान वहां से मिला है। और दीनहीन बस्ती आप समझ जाओगे, गरीबों की बस्ती। तो ये थे हमारा कालीबंगा। अब हम लोग बात करेंगे आगे लोथल। ये भी एक सिंधु घाटी सभ्यता का महत्वपूर्ण स्थल है। नदी इसकी भोगवा है और स्टेट कौन सा है? गुजरात। नदी कौन सी है लोथल की? भोगवा। कौन सी नदी के किनारे मिला है? भोगवा। और स्टेट कौन सा है? गुजरात। की खोज रंगनाथ राव द्वारा 1955 के अंदर इसकी खोज की गई, जो कि एक बंदरगाह है, डॉकयार्ड है। तो यदि निम्न स्थलों में से कौन सा बंदरगाह है तो आप उत्तर लगाओगे लोथल। निम्न स्थलों में से सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा एक बंदरगाह है तो उसका आएगा लोथल। और कौन सी नदी है? भोगवा। स्टेट कौन सा है? गुजरात। और खोज किसने करी है? रंगनाथ राव द्वारा, जो कि एक बंदरगाह है। हाँ जी, अब महत्वपूर्ण साक्ष्य की बात कर लेते हैं। सुरक्षात्मक दीवार, इसके चारों तरफ कोई दीवार बनी होगी, उसके अवशेष मिले हुए हैं। गोदीवाड़ा, छोटा सा जो एक बंदरगाह होता है उसके बारे में। तालाब, बंदरगाह। फारस खाड़ी मुद्रा, कोई मुद्रा मिली है जो कि फारस खाड़ी के नाम से है, कोई ऐसा पदार्थ है उससे बनी हुई है। युगम समाधान, मतलब एक कब्र मिली है, उसके अंदर युगम समाधान है दोनों का, महिला एवं पुरुष का। अग्निकुंड, अग्निकुंड मिले हैं। मनके बनाने की फैक्ट्री मिली है। और चावल के दाने, चावल के दाने यदि आपसे पूछ ले तो उसका क्या है? लोथल। तो इसमें से हमने विशेष चीज निकाल लेनी है। जो सब में कॉमन है वो एग्जाम में नहीं आती, जो विशेष होगी वो आपसे पूछी जाएगी। लेकिन ये जो हम इतनी डिटेल कर रहे हैं, आज तक इतना डिटेल कभी फाइन आर्ट के ना तो लेवल 3 में आया ना लेवल 2 में आया है। तो आप चिंता छोड़ दो। कृष्णा क्लासेस का जो हमारा बैच है, इसी प्रकार से हम लोग सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट में पढ़ते थे भी। चिंता जब आप हमसे जुड़ गए तो आपकी चिंता हमें है। हाँ जी, अब हम लोग बात करेंगे धोलावीरा गुजरात की। धोलावीरा गुजरात, धोलावीरा जो स्थान है सभ्यता का वो भारत के कौन से राज्य में है? गुजरात में। देखो ये जो आप देख रहे हो कंटेंट, ये सारा का सारा अकॉर्डिंग टू एस्टेट लेवल 3 और 2 के है। और इसी में से ही हम लोग सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट का करेंगे। लेकिन सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट ऐसा, उसके अंदर इतना आपको ये डिजिट लिखने की जरूरत नहीं होती, लेकिन ऑब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चन आएंगे उसमें आपके क्वेश्चन इसी प्रकार के आएंगे, ऐसा हमारा विश्वास है। और जब आप पुराने पेपर देख लोगे उठा के तो आपको भी पता चल जाएगा। हाँ जी, तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो सभ्यता के स्थल धोलावीरा गुजरात को 2022 में विश्व विरासत धरोहर जो सूची है उसमें शामिल किया गया। ये इंपॉर्टेंट बनता है। मान लो हमारे एग्जाम में आ जाता है निम्न में से कौन से सिंधु घाटी सभ्यता स्थल को 2022 के अंदर विश्व धरोहर जो सूची है यूनेस्को, उसके अंदर शामिल किया गया। तो आप क्या बताओगे? धोलावीरा, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा सिंधु नगर स्थल केंद्र था, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा केंद्र स्थल था, जिसका नाम था धोलावीरा। स्टेट कौन सा था? गुजरात। उसको विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया 2022 में। हाँ जी, परंतु वर्तमान में सिंधु घाटी सभ्यता का अब राखीगढ़ी हरियाणा हिसार का सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से बन चुका है। देखो ये यूं कह रहे हैं भाई, जब तक वो विश्व धरोहर सूची में शामिल नहीं हुआ था धोलावीरा, तब तक वही था। लेकिन अब ये तो विश्व विरासत हो गई धोलावीरा। तो फिर अब जो हिसार का जो हमारा राखीगढ़ी है, जो सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है, वो सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से स्थल हो गया सिंधु घाटी सभ्यता का। ये इंपॉर्टेंट है, आप याद कर लेना, क्योंकि हरियाणा से रिलेटेड हमारा एग्जाम है, हमारे एग्जाम में ये आ सकता है।
जो कि फाइन आर्ट का, भारतीय कला का एक टॉपिक है। हाँ जी, अब हम लोग इसके महत्वपूर्ण जो तथ्य हैं वो बात कर लेते हैं, इसी की जो हमने पढ़ा है अभी। यह हड़प्पा सभ्यता का नया स्थल कहलाता है, न्यू पैलेस कहलाता है ये, ठीक है, जो कि 3 भागों में विभक्त है। भी अन्य जो सिंधु घाटी सभ्यता के जो स्थल मिले थे वो 2 में है, लेकिन ये एक अकेला ऐसा है जो कि 3 में है, तब बाकी सभी स्थल 2 भागों में विभक्त हैं। इसकी खोज रविंदर सिंह विस्ट या RS विस्ट द्वारा 1990-91 में की गई। यहाँ का प्रमुख साक्ष्य कृत्रिम जलाशय एवं जुते हुए खेत है। यहाँ का प्रमुख साक्ष्य जलाशय जो यहाँ का प्रमुख साक्ष्य क्या है, कृत्रिम जलाशय एवं जुते हुए खेत है। तो साथियों, ये हमारा एस्टेट लेवल 3 का जो हमने बैच स्टार्ट किया है, उसकी आप ये यूं मान लो कि पहली क्लास ही होगी एक तरीके से, लेकिन डेमो का प्रचलन है। पिछली बार भी मुझे ये बात बड़ी अचरज लगी थी भी डेमो, तो डेमो ये दे दिया है, अब आप इसको देख लेना। और जो कैंडिडेट चाहता हो लेवल 3 और लेवल 2 का स्टेट क्लियर करना, वो जरूर जुड़ जाए। और इंक्वायरी का जो नंबर है वो मैं आपको बता देता हूँ, इसी पे आप लोग कॉल करके इंक्वायरी करना, जो भी आपकी क्वेरी हो, जो भी आपका सवाल हो, तो आप यहाँ से पूछ सकते हैं। तो वो नंबर है 97-280 और 82-170 और उसके बाद में 72 भी इसके साथ ही है, मतलब 82-170 और 82-172, 97-280 और जसवंत सिंह भारती हिसार से कृष्णा क्लासेज का जो लेवल 3 का स्टेट का बैच है वो हमने लॉन्च कर दिया है। और आपको किसी भी प्रकार के सिलेबस की, किसी भी प्रकार की चिंता करने की जरूरत ना तो हमारे पुराने साथियों की थी और अब आपको भी नहीं होगी। यदि मान लो कि आपके कोई दिमाग में सवाल हो, कैसा पढ़ाएंगे, क्या करेंगे, पैसे ज़्यादा हैं, तो हमारे पुराने स्टूडेंट हैं जो लोग हमसे जुड़े हुए थे, उनसे आप लोग बात कर सकते हैं। कृष्णा क्लासेस का जो आप लोग इंक्वायरी का जो ऑफिस है यहाँ पे आके बात कर सकते हैं। ये जो हमारी क्लासेस होंगी इसके अंदर कोई टाइम लिमिट नहीं होगी कि भी 1 घंटा पढ़ाया जाएगा, कि 1.5 पढ़ाया जाएगा, कि 2 पढ़ाया जाएगा। यहाँ पे आपका लेवल 3 और 2 का HTET क्लियर करवाया जाएगा 2023 का। ये मेरा आपसे कमिटमेंट है। धन्यवाद।